हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में और वो नया चैप्टर भी आज की सिर्फ 5 मिनट में फिनिश होने वाला है। बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ में दिमाग और आंखें खोल कर केवल देखना है और सुनना है। अगर देखेंगे भी नहीं ना, ओनली आपने सुना भी, तो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक ट्रिक के साथ में, बहुत ही इजी वे में, जिससे कि बहुत आसानी से इतना जो टफेस्ट पार्ट होता है वो भी इजीली आपका बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको ये लगे कि भाई नहीं, हमारी समझ में कुछ नहीं आया है और हमें याद नहीं हुआ है। और गारंटी इस बात की है, जो भी बता रही हूँ मैं आपको, उससे बाहर क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है, इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक सही वे में अपनी तैयारी को नहीं ले जा पाते हैं, तो उनके लिए ये एक गाइडेंस होगा। और दूसरी एक छोटी सी देखो और बात है, हम पढ़ते तो बहुत हैं, है ना, हम रात दिन पढ़ते हैं, हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, वो तरीका आना मेन होता है। चलिए बातें ये वाली बाद में कर लेंगे, क्योंकि काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं अपने आज के इस टॉपिक को, अपने आज के इस चैप्टर को, भाग को, पार्ट को। ठीक है, जो कि आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड और हमें जल्दी से फिनिश भी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग होने वाली है आज आपकी क्लास। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो पार्ट सेकंड की बात हम करते हैं, जो कि किसके बारे में है, आपका सिटीजनशिप के बारे में है। और सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता के बारे में। देखो इसमें टोटल आपका कितना, देखो आप यहीं से काउंट कर सकते हो, 4 × 7, आपका टोटल 7 आर्टिकल हैं इस चैप्टर में। ठीक है, 5 से 11 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 5। बहुत ईजी वे में है, जैसे कि आप सुनेंगे ना, आपको साथ के साथ याद होते जाएंगे। बस आपको क्या करना है, केवल कंसंट्रेशन के साथ में आपको सुनते जाना है। देखो आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 जो हमारा है, वो बात करता है कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारी सिटीजनशिप है वो तब से मानी जाएगी जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हर एक पर्सन को, हर एक जो व्यक्ति है जो इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल है जिसका, उसको हम नागरिक मान रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन पर्सन आएंगे वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देती हूँ। इसमें 3 कैटेगरी हमने शामिल की हैं। फर्स्ट तो ये है, देखो, जो इंडियन टेरिटरी में बोर्न हुआ हो। ठीक है, सेकंड ये है कि जिसके माता पिता में से, पेरेंट्स में से कोई भी इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ हो। ठीक है, और थर्ड इसकी कैटेगरी ये है कि कम से कम वो नॉर्मली 5 साल से भारत में रह रहा हो। 5 साल कौन से, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम के 5 साल। तो 3 कैटेगरी बताई हैं। एक तो क्या कि वो भारत का नागरिक समझा जाएगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, पहला। दूसरा, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। या फिर तीसरा कि कम से कम 5 साल वो भारत में निवासी हो। कब से, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम से। ठीक है, और इस बात को हमारी जो एक ऑथेंटिकेशन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा है कि भाई ये नहीं है कि हम डोमिसाइल के बेसिस पे जो सिटीजनशिप दे रहे हैं तो वो इंडियन सिटीजनशिप है, न कि वो आपकी स्टेट वाली सिटीजनशिप। आपको इतना, आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि आपको इतना तो पता होगा कि भारत का संविधान हमारा सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, डुअल सिटीजनशिप हमारी नहीं है। डुअल सिटीजनशिप होता है कि आपका स्टेट की सिटीजनशिप अलग है और इंडियन सिटीजनशिप अलग है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप हैं तो आप भारतीय नागरिक हैं और आपके पास इंडियन सिटीजनशिप ही होगी, भारतीय नागरिकता ही होगी। और इसी की वजह से जो आपके फंडामेंटल राइट आपके एक्टिव होते हैं, आपको जो मौलिक अधिकार, जो आपको स्वतंत्रता मिली है, वो कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट है कि आप कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी रहने लगते हैं, कहीं पर भी अपना बिजनेस आप करते हैं, कहीं पर भी अपनी पढ़ाई करते हैं। वो सब एक यही इफ़ेक्ट है। ठीक है, बस इसमें केवल इतना सा ही है, मुझे लगता है याद हो गया होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 6। ये कहता है कि जो पर्सन भारत में आ गए हैं, कहाँ से, पाकिस्तान से। आर्टिकल 6 हमारा कहता है अनुच्छेद कि जो पर्सन हमारे पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं उनको हम भारत का नागरिक समझेंगे, ठीक है। बट इसमें इन्होंने एक कंडीशन लगाई है, और वो कंडीशन क्या है, वो इन्होंने एक डेट मेंशन की है कि भाई जो पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में रह रहा है उसको हम भारत का नागरिक समझेंगे, ठीक है। कम से कम इसमें 6 महीने इन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है कि अगर वो 6 महीने मामूली तौर पर रहा है उस टाइम से तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। डेट आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। मेनली तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बस यही बनता है कि कौन सा आर्टिकल आपका माइग्रेशन के बेसिस पर सिटीजनशिप देता है। विच आर्टिकल इज ऑब्टेन सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन। तो आर्टिकल 6 आपका अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो भाई पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं उनको हम भारत का नागरिक बना लेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि हम सीमा हैदर को इतना आसानी से इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे, वो आ गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 7 जो कि बात करता है कि भाई चलो पाकिस्तान से तो भारत में आए, हमने उनको तब दे दिया, लेकिन जो भारत से चले गए और वापस से भारत में आ गए उनका क्या, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइड हुआ था, आपने गदर देखी है, ठीक है, तो गदर में देखा ना कि कुछ लोग उधर चले गए थे गदर 2 में, गदर 1 में, गदर 2 में कुछ वापस आए, फिर गदर 2 में भी वापस आए, गदर 1 में जो बचे थे, ठीक है। तो वही वाला है कि आर्टिकल 7 हमारा कहता है गदर 2 कि भाई जो भारत से गए हैं वो वापस भी तो आएंगे, अगर वो भारत में वापस आएंगे तो उनको हम भारत का नागरिक मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि गदर 2 के बाद भी और गदर 1 के बाद भी कभी भी आएंगे ना, उसके लिए एक डेट बता दी है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद में अगर भारत से पाकिस्तान गए हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो हमने ऊपर डेट बताई थी अभी आर्टिकल 6 में कि 19 जुलाई 1948 के बाद से अगर वो भारत में रह रहे हैं तभी, दोनों डेट अगर 1947 में 1 मार्च 1947 के बाद में भारत से गए थे लेकिन गदर 2 में वापस आ गए, ठीक है, तो उनको भी हम भारत की नागरिकता दे देंगे, ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 8 जो कि बात करता है एनआरआई की, ठीक है। एनआरआई आपको पता ही है, इसको ऐसे ही याद रखना जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपके सबके सब ये याद हो रह जाने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 8 बात करता है एनआरआई की, मतलब कि जिसके पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से, मतलब कि माता पिता या उसके दादा दादी या परदादा परदादी में से भी अगर कोई भारत का नागरिक था, ठीक है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, अगर वो अप्लाई करेगा तभी, जो कि एक फॉर्म एक जो क्राइटेरिया है, एक जो प्रैक्टिसेस हैं वो उसको पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 हमारा बात करता है कि जो अपनी इच्छा से, ठीक है, जो अपनी इच्छा से वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, अपनी इच्छा से अगर फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो भाई उनको भी इंडियन सिटीजन नहीं समझा जाएगा। फॉर बेस्ट एग्जाम्पल देखो, अक्षय कुमार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब उन्होंने कनाडा की जो सिटीजनशिप थी वो स्वेच्छा से उनको वॉलंटरली उन्होंने एक्वायर की थी, ठीक है, तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप एंड हो गई थी, वहाँ उनका आर्टिकल हमारा 5 आर्टिकल अप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो एक कॉमन सा आपको याद ऐसे भी रख सकते हैं कि कब भाई कोई सिटीजन नागरिक नहीं रहेगा, ठीक है, तो आर्टिकल जो हमारा 7 बता रहा है और आर्टिकल जो हमारा 9 बता रहा है। मतलब 7 क्या कह रहा है कि जो भारत से चले गए 1948 के बाद में, और 1947 के बाद में और वापस नहीं आया 1948 तक, ठीक है। और आर्टिकल 9 हमारा क्या कह रहा था कि जो वॉलंटरली एक्वायर कर रहे हैं सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की, तो भाई उनको हम इंडियन सिटीजनशिप क्यों देंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक उनका एंड हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आर्टिकल 10 ये कह रहा है कि भाई ठीक है चलो इतना तो हो गया, अब इसका जो हमारी सिटीजनशिप है ये राइट हमारा कैसे बना रहेगा,
ठीक है, क्या कभी एंड हो सकता है? तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पावर जो मेनली है वो पार्लियामेंट के पास में है, तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको नागरिक बने रहना है। ठीक है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है उसको आपको फॉलो करते हुए ही इंडियन सिटीजन बने रहना है। ठीक है, वरना अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास में ये राइट है कि वो आपकी नागरिकता को छीन भी सकती है, एंड भी कर सकती है, ठीक है, टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और मर्यादा में रह के अपनी सिटीजनशिप को फॉलो अप करते रहना है। ठीक है, देखो यहाँ इसमें एक लीडिंग केस है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974 सुप्रीम कोर्ट केसेस। ठीक है, इसमें यह कहा था कि कोई कॉरपोरेशन या कंपनी भी है अगर, तो उसके जो शेयर उनको भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। और भारत का नागरिक समझने का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 भारतीय संविधान का देता है वो सारे अधिकार उनको भी मिलेंगे। इसमें देखो 1-2 केसेस और हैं, मैं नाम बता देती हूँ, आप देख लेना। ठीक है, एक तो है इसमें बेनेट कॉलमन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972 सुप्रीम कोर्ट, राइट। और फिर एक है आपका, अगर आप देखना चाहो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण AIR 1955। ठीक है, तो ये आप दोनों देख सकते हो। वैसे तो जो मैंने आपको प्रदीप वाला केस बताया स्टार्टिंग में, और ये स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, ये तो आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि कंपनी को किस में सिटीजन माना गया है, कॉरपोरेशन को किस केस में सिटीजनशिप प्रदान की गई है, या किस में हम उसको भारतीय नागरिकता दे सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी मैं सॉल्यूशन करूँगी, आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यहाँ एक देखो ज़रूरी बात मैं बोलूँगी कि देखो भाई, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, अपना चैनल है, आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, तो अपने परिवार को, अपने प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि जब आपका परिवार बढ़ेगा तो तरक्की करेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।